अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमने असल में तो पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये पूरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के मतलब है। तो पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। काइनेटिक का मतलब आपको होता है मूवमेंट, मोशन, चेंज। तो ऐसा चेंज जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान आ रहा हो तो उसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो एक रिएक्शन के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस को स्टडी करती है, उनके मैकेनिज़्म को, उनके फैक्टर्स को स्टडी करती है। उसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिएक्शन रेट्स एंड मैकेनिज़्म ऑफ द reactions and the factors affecting the reaction rate is called the chemical kinetics। मसलन आपने अगर किसी कैटलिस्ट को की डिप्लीशन, ओजोन लेयर की डिप्लीशन को चेक करने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ किया है तो वो रेट ऑफ रिएक्शंस को देख रहे हैं कि फैक्टर हो गया कैटलिस्ट, उनका अफेक्ट होना है, देखना है ओजोन लेयर के ऊपर। और ये सारे को स्टडी करना है मैकेनिज़्म को हमने। फिर हम देखते हैं कि लिविंग सेल्स के ऊपर मुख्तलिफ कैटलिस्ट, मुख्तलिफ फैक्टर्स, मुख्तलिफ स्टिमुलाई उस पर क्या असर करते हैं। यानी कि दुनिया के हर रिएक्शन में हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को लगाते हैं और उनका असर देखते हैं, उनके रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि करने से तब्दीलियाँ करने से, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से, इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हो गया जी केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें इसके फ़ायदा मिलता है वो होता है स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन ऑफ द रिएक्शंस में। जिसका मतलब ये होता है कि हमने टोटल अमाउंट चेक करनी होती है कि कितनी हमें रिएक्टेंट्स चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्या फैक्टर्स होने चाहिए। तो ख़ास तौर पर लेबॉर्ट्री रिएक्शन के अंदर तो इतना मसला नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल रिएक्शंस के लिए हमें हर चीज़ बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी कैलकुलेटेड चाहिए होती है इन ऑर्डर टू मैक्सिमम द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पूरी करनी पड़ती हैं, थ्योरेटिकल भी, और उसके बाद जो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको अंदाज़ा हो जाता होता है कि थ्योरेटिकल अप्रोच में और ओरिजिनल अप्रोच में, प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या फ़र्क आ रहा है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ। और इसके कुछ छोटे से साइडलाइन टॉपिक्स हैं। वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं वो भी हम देख लेते होते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो हैं जिनको जो ख़ुद से बहुत स्लो चल रहे होते हैं उनको करने के लिए हम रिएक्शन जो है प्रोडक्ट बहुत देर से बड़े आराम से बनाता है। तो इसमें हम रोल ऑफ कैटलिस्ट लेते हैं कि हम कौन कौन से बूस्टर्स यूज़ करें, कैटलिस्ट यूज़ करें कि वो उसको रिएक्शन को तेज़ करें। तो दूसरा होता है फास्ट रिएक्शंस होते हैं, जो बहुत ही तेज़ रिएक्शन होते हैं जो चंद सेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और ये माइक्रो सेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं। मॉडरेट रिएक्शंस जो होते हैं वो चंद घंटे लेते हैं, कभी कभी चंद दिन भी लेते हैं, जबकि स्लो रिएक्शंस तो महीनों तक जा सकते हैं। तो इसमें आप मुख्तलिफ़ तरह के मैकेनिज़म्स को देख सकते हैं। मसलन जो है फ़ोटोग्राफिक इमेजेस के ऊपर को रिकॉर्ड करना और उनके ऊपर इफ़ेक्ट्स मुख्तलिफ़ चीज़ों के, आपकी बॉडी के अंदर होने वाले बहुत सारे चेंजेस ये चंद घंटों और चंद दिनों तक भी जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हैं। अब हम ये देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। केमिकल काइनेटिक्स जो है ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल में हमें बहुत इंडस्ट्री में काम आता है ताकि हम मैक्सिमाइज़ कर सकें प्रॉफिट को। फिर हमें ये पता होता है कि मैकेनिज़्म कौन सा अडॉप्ट किया जाए ताकि हमारे केमिकल रिएक्शन बूस्ट अप हो, हमें मैक्सिमम यील्ड दे सके। और हमें कौन सा पाथवे अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हमारा रिएक्शन भी तेज़ हो सके, प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बने और ज़ाया कम से कम हो, और रिवर्स रिएक्शंस इतने ज़्यादा ना हो ताकि हमें मैक्सिमम यील्ड मिल सके। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ऐसी इसको मुख्तलिफ बुक्स में, मुख्तलिफ टॉपिक्स में वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के नाम से भी जानेंगे। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है रिएक्शन किस स्पीड में जा रहा है। तो रिएक्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक चीज़ होती है रिएक्टेंट साइड और एक होती है प्रोडक्ट साइड। अगर हम रिएक्टेंट साइड से डेफिनेशन लें तो हम ये डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि डिक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया और आगे भी चैप्टर 10 में भी काफ़ी लंबा डिस्कशन होगी। कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब है, और अगर लीटर्स में लें तो ये मोल पर लीटर कहलाती है, ठीक है ना।
डेसीमीटर क्यूब हो तो मोल्स लीटर्स में हो तो मोल पर लीटर, और डेसीमीटर क्यूब में लेना हो तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दूसरी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ली जाती हैं, वो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन दोनों को अगर ज्वाइन कर लिया जाए तो थर्ड डेफिनेशन ये बन सकती है कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी एक किसी यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर क्या तब्दीली आ रही है। वो ब्रैकेट में मैंने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ लिख दिया ताकि ज़रा ज़्यादा मीनिंगफुल हो सके। तो ये डेफिनेशन है, तीनों यूज़ होती हैं। अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लेना है तो पहली डेफिनेशन अप्लाई करें, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लेना है तो आप दूसरी डेफिनेशन अप्लाई करें। अगर जनरल लेवल में आपने करनी है, जनरल टर्म्स में, तो आप थर्ड डेफिनेशन लगाएं जिसमें दोनों शामिल हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला ये होता है जी, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस रिएक्टेंट भी हो सकती है, वो सब्सटेंस प्रोडक्ट भी हो सकती है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। अब हम इसकी यूनिट देखते हैं कि यूनिट के लिए आपको पता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होती है या मोल्स पर लीटर में होती है, और डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट सेकेंड्स है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और अगर लीटर्स में लेना है तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब हम इसकी डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ये तो आपने 9th 10th की बुक में भी ये देखी हुई होगी कि एक ग्राफ ये शो कर रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन को वाई एक्सिस पे लिया है हमने और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। और स्टार्ट में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट्स बहुत ही कम तादाद में है और रिएक्टेंट मैक्सिमम क्वांटिटी में मौजूद है 40 तक। फिर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है। तो आप ए कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट को शो करती हुई दिखा रहे हैं इस ग्राफ में, और बी की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट को शो करते हुए दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालना है तो आप ये लिख सकते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और अगर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट देखना है तो आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हमने इसको रेट की जगह पे आपको पता है कि चूँकि ये चेंज आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशंस में, तो हम इसको डी एक्स लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक्स ले लें तो डी एक्स ओवर डी टी कर देते हैं। अच्छा बच्चों, हम डेल्टा का लफ्ज़ भी यूज़ करते थे और डी का भी लफ्ज़। जब बहुत ही छोटा टाइम चेंज हो तो हम डी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और अगर चेंज थोड़ा बड़ा हो तो हम डेल्टा यानी वो ट्रायंगल का शेप यूज़ करते होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखना है तो डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा, डिवाइडेड बाय डी टी यानी चेंज इन टाइम। ये जो माइनस का साइन आपको एक ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ होगी। माइनस का मतलब कम होती जा रही है। अब हम कहते हैं जी रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे फिर हमने रेट की जगह पे डी एक्स ओवर डी टी डाला, और जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था उसमें हमने प्लस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिया, डिवाइडेड बाय डी टी। प्लस का साइन ये बता रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो अब हमने अब तक डेफिनेशंस देख लिया, फार्मूला देख लिया, यूनिट ले लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूलाज देख लिया विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि एवरेज निकालने के लिए हमेशा एक फ़ाइनल वैल्यू चाहिए होती है, उसमें से हम इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान में, 2 स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ टाइम के दरमियान में हम वैल्यूज़ लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन की और उनको माइनस करके वैल्यू लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू होगा टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो आप कॉन्सेंट्रेशंस को अगर C2 लेते हैं फाइनल वैल्यू के लिए, C1 लेते हैं फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम T2 हो गया, फाइनल इनिशियल टाइम T1 हो गया, तो ये बन जाएगा डेल्टा C ओवर डेल्टा T। क्योंकि ये टाइम काफ़ी ज़्यादा है, बहुत छोटा नहीं है, इसलिए हमने डेल्टा का लफ्ज़ यूज़ किया, डी का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो किसी एक ख़ास इंस्टेंस एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर बने, चेक किया जाए। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ होगा जो हम आमतौर पे कर रहे हैं, मसलन dx/dt। यहाँ पे आपने देखा कि डेल्टा नहीं d है, क्योंकि बहुत छोटा टाइम है। अब हमने रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये वैसे तो हमने बहुत दफ़ा ये किया, लेकिन ये हेडिंग्स इसलिए हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं मुख्तलिफ तरह के। तो इनमें जो रिलेशनशिप बनता है वो यही होता है कि जब भी रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसके लिए आप ग्राफ को ज़रूर देखिएगा। रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा ज़्यादा होता है और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक हो गया कि आपको पर सेकंड चेंज बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। ठीक है। और जैसे जैसे टाइम दरमियान में एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के, और लास्ट में जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के। तो ये इनका रिलेशनशिप हो गया रेट ऑफ रिएक्शंस का। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें चाहिए क्या होते हैं। वो हम बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स वाली इंपॉर्टेंस हैं कि इंडस्ट्री में इकोनॉमिक कंडीशंस को चेक करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, फिर ये हेल्प करता है मैकेनिज़्म ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेक करने के लिए, मुख्तलिफ ड्रग्स बनाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों की किसी भी तरह की अगर आपने प्रोडक्शन करनी है केमिकल इंडस्ट्री में, तो वो आपको रेट ऑफ रिएक्शंस को देख के ही फॉलो किया जाता है। फिर फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए, जिसमें यानी पूल किट टेस्टिंग किट्स के लिए जहाँ पे भी यूज़ होगा, तो ये आपको रेट ऑफ रिएक्शंस यूज़ होंगे। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था चैप्टर 10 का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेशन होती हैं, फार्मूलाज वगैरह।